नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। हम भारत की कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि मैंने इससे पहले हम बता दें कि हमने खाद्यान्न उत्पादन से खाद्यान्न फसलों के बारे में जाना, तिलहन और दलहन फसलों के बारे में जाना। आज हम नकदी फसलों के बारे में जानते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में हम कुछ तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि नकदी फसलों को व्यापारिक फसलें भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये वे फसलें होती हैं जिनकी कृषि व्यापारिक क्रियाकलापों से की जाती है। और भारत में व्यापारिक फसलें की बात करें तो कौन कौन सी, जैसे कि आप व्यापारिक फसलों की बात करें तो यहाँ पर रबड़, गन्ना, कपास, जूट, चाय, कहवा एवं तम्बाकू है, ठीक है? तो ये भी आप समझ गए होंगे। हुँ, तो अगला अब हम कुछ पॉइंट वाइज़ समझ लेते हैं कि आज हम किन फसलों के बारे में जानेंगे। तो यानी व्यापारिक फसलों में हम यहाँ पर गन्ना के बारे में जानेंगे, रबड़ के बारे में जानेंगे, कपास, चाय, कहवा यानी कॉफ़ी और तम्बाकू, जूट के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, इन्हें हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं इनके बारे में। तो पहले हम भारत की इन प्रमुख फसलों के बारे में पहले हम गन्ना के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो गन्ना क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जो भी पॉइंट बन रहा है उसको आप भी समझिएगा ध्यानपूर्वक से। तो यहाँ पे पहला पॉइंट की हम बात करें तो पहला पॉइंट है कि गन्ना एक ग्रेमनी कुल का पौधा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये फसल किस कुल के अंतर्गत आती है। तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है कि जो गन्ना है वो ग्रेमनी कुल का पौधा है। तो ये भी हम आपको बता दें कि जो आपके गेहूँ है, धान है, ये भी ग्रेमनी कुल के पौधे हैं, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है कि गन्ना एक ग्रेमनी कुल का पौधा है। धान की तरह यह भी एक उष्णकटिबंधीय फसल है। तो ये जो धान होता है वो उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत आता है। और उस इसलिए उसे भी ग्रेमनी कुल के पौधे के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट की बात करें तो गन्ना भारत की सर्वाधिक सिंचित फसल है। यानी सबसे ज़्यादा यदि कोई फसल में सिंचाई की जाती है तो वो आपकी गन्ना में की जाती है। और इसे पूरी तरह से तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये लॉन्ग टर्म क्रॉप्स है, ठीक है? और दूसरे पॉइंट की बात करें तो गन्ना एवं चीनी उत्पादन में भारत ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यानी जो गन्ना उत्पादन विश्व में है तो ये पहले चीन है और फिर आपके भारत है और फिर यानी ब्राज़ील। गन्ना और चीनी उत्पादन यानी आप गन्ना और चीनी उत्पादन की बात करें तो ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान है। यानी सबसे ज़्यादा विश्व में ब्राज़ील में उत्पादन होता है, इसके बाद भारत में गन्ना और चीनी का उत्पादन किया जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट की हम बात करें, यानी यहाँ पर ब्राज़ील स्थान आता है, जबकि चीनी की खपत भारत में प्रथम स्थान पे। उत्पादन तो होता है दूसरे स्थान पे, लेकिन सबसे ज़्यादा यानी खपत किसी चीज़ की यूज की जाती है तो वो भारत में की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करो तो अगला पॉइंट है कि प्रति हेक्टेयर की बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व में हवाई प्रथम एवं क्यूबा दूसरे स्थान पर आता है। यानी प्रति हेक्टेयर की बात करें सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उत्पादन होता है तो वो आपके यानी हवाई में होता है प्रथम स्थान पे, फिर एवं क्यूबा दूसरे स्थान पे। यानी क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है? दूसरे पॉइंट की बात करें, भारत में सर्वाधिक गन्ना एवं चीनी उत्पादन में क्रमशः जो राज्य है वो आपके उत्तर प्रदेश है। यानी भारत की कुल चीनी का उत्पादन जो है वो आपके 45% आपके उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में होता है, ठीक? ये पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट की बात करें, भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में है। तो ये भी आप पॉइंट क्लियर हो गए कि भारत में सर्वाधिक चीनी जो मिले हैं वो आपके महाराष्ट्र में है, और जबकि उत्पादन सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है? अगला पॉइंट है कि गन्ना उत्पादन के लिए दक्षिण भारत की जलवायु अधिक उपयुक्त है। यानी जो भारत गन्ना उत्पादन की अधिक उपयुक्त जलवायु है तो वो आपकी दक्षिण भारत में, अतः दक्षिण भारत को गन्ना अधिक रस वाला होता है। यानी फसल को यदि ऋतुओं के अनुसार उनकी परिस्थितियों के अनुसार बोया जाए तो उनकी फसल की उत्पादन अधिक होता है। यानी दक्षिण भारत में जो गन्ना की जलवायु उपयुक्त है, इसलिए वहाँ पर अधिक रस वाले गन्ने के उत्पादन होता है, ठीक है? अगले पॉइंट की बात करें, भारत चीनी तकनीकी संस्थान। यानी भारत में जो तकनीकी संस्थान वो आपके कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और भारत में गन्ना अनुसंधान की बात करें तो वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है कि चीनी की बात करें तो कानपुर में, और गन्ना अनुसंधान की बात करें तो आपके लखनऊ में, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि भारत सरकार प्रति वर्ष गन्ने का जो उचित एवं लाभकारी मूल्य है, ठीक है, तय करती है, और वह मूल्य है जो चीनी मिलों द्वारा किसानों को चुकाना अनिवार्य है। यानी भारत में क्या होता है कि
मिनिमम प्राइस एक भारत सरकार द्वारा तय की जाती है कि इससे कम में नहीं बेची जा सकती, यानी खरीदी नहीं जा सकती चीनी मिलों द्वारा। तो उसे अनिवार्य रूप से भारत सरकार द्वारा उसके रेट तय किए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि गन्ना C4 पौधा है, तो जैसे कि जो चावल है और गेहूँ है वो भी आपके C4 पौधा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की बात करें, भारत में कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरे देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, यानी सबसे ज़्यादा कृषि पर आधारित जो उद्योग है तो वो आपके कपड़ा उद्योग है और उसके बाद फिर चीनी उद्योग है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो क्लियर हो गए, हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं किसके, अभी आपने गन्ना का अध्ययन किया, अब हम बात रबड़ की करते हैं। तो रबड़ का जो पहला पॉइंट है उसके बारे में बात कर ले, तो पहला पॉइंट के बारे में बात है, पहला पॉइंट है कि रबड़ एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। दूसरा पॉइंट है रबड़ मूलतः अमेजन नदी की घाटी ब्राजील का पौधा है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट है कि विश्व में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील में होता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगले पॉइंट है कि भारत के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विश्व में प्रथम परंतु कुल उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रथम स्थान है भारत का रबड़ उत्पादन में, लेकिन वैसे क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन में चौथा स्थान है। अगला पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है, यानी रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल राज्य में। दूसरा है कि पारा किस्म का रबड़ विश्व में सर्वोत्तम माना जाता है, यानी जो पारा किस्म की जो रबड़ होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है कि रबड़ का वृक्ष के पत्ते से दूध यानी लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, यानी रबड़ को वृक्ष के पत्ते से दूध यानी लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है कि रबड़ के वृक्ष के उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां कौन कौन सी, यानी रबड़ की जो वृक्ष होते हैं उनके लिए उगने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां अनिवार्य है, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि उच्च तापमान एवं धूप होना चाहिए, यानी रबड़ की जो वृक्ष के उत्पादन की बात करें तो उच्च तापमान और धूप होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होनी चाहिए और लैटेराइट एवं लाल मृदा होती है, तो ये भी लाल मृदा या लैटेराइट मृदा का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो ये भी आपको बताया था, दक्षिण भारत का जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर लैटेराइट और लाल मृदा ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट रबड़ से उत्पादन से, रबड़ की फसल से संबंधित थे। अब हम बात करेंगे कपास उत्पादन के बारे में जानते हैं, ठीक है। कपास के कौन कौन से तत्व बन रहे हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट की बात करें तो कपास मालवेसी कुल का पौधा है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि भारत में कपास की खेती का क्षेत्रफल विश्व में सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन विश्व की क्षेत्रफल की देखी जाए तो भारत में ही उगाया जाता है, यानी कुल उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, यानी दूसरा स्थान है चीन के बाद की बात करें, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके चीन में होता है, इसके बाद भारत में होता है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर में चीन के बाद है, जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कपास भारत में ही उगाया जाता है। तो ये दोनों पॉइंटों को आप याद रखेंगे कि प्रति हेक्टेयर की बारे में बात करें तो चीन के बाद दूसरा स्थान है और क्षेत्रफल की बात करें तो आपके सबसे ज़्यादा भारत में ही उगाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट की अगले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो अगला पॉइंट है कि भारत में लावा मिट्टी, जिसे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, के क्षेत्र में की जाती है, यानी जो कपास की खेती है वो आपकी काली मिट्टी है और रेगुर मिट्टी जो कहा जाता है काली मिट्टी को, उसी में इसकी खेती की जाती है। प्रमुखता की कहाँ पर जो मिट्टी है वो आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब में होती है। तो जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी की बात करें या फिर रेगुर मिट्टी की बात करें, तो उसमें कपास की खेती की जाती है। और कपास की खेती के प्रमुख जो मिट्टी का क्षेत्र है वो आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में, पंजाब में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है और भारत की कुल उत्पादन का 34% स्वयं उत्पादन करता है, यानी भारत के जो प्रमुख राज्यों में बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास की जो उत्पादन 34% है वो अकेले ही गुजरात करता है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि भारत कपास के रेशे की जो लंबाई है वो 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। दूसरा पॉइंट है कि कपड़ा उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कपड़ा उद्योग है वो देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग, यानी सबसे ज़्यादा रोजगार का क्षेत्र है तो वो आपके कपड़ा उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है।
तो दूसरे पॉइंट अब हम बात करते हैं यहाँ पर चाय के बारे में जानते हैं चाय के बारे में। तो यहाँ पर है कि चाय की व्यापारिक खेती सर्वप्रथम 1834 में अंग्रेजों द्वारा असम घाटी में शुरू की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि चाय की जो सर्वप्रथम व्यापारिक की खेती की बात करें तो 1834 में असम घाटी में की गई थी, शुरू की गई थी। दूसरा पॉइंट है कि चाय मूलतः चीनी पौधा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो चाय मूलतः चीनी पौधा यानी चाइना की तरफ से इसकी जो प्रमुख उत्पत्ति का स्रोत माना जाता है। चाय की खेती के लिए अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं? इसमें प्रमुख दशा है, पहली कंडीशन है कि 150 से 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा हो, उच्च तापमान हो, भूमि पर्वतीय ढालदार होनी चाहिए ताकि वर्षा का जल जड़ों में जमा न होना पाए। यानी पानी तो 250 सेंटीमीटर तक बरसे लेकिन रुके नहीं, उस खेत में ढालू नुमा हो जिससे कि पानी उसमें आए तो लेकिन रुक ना पाए। ठीक है, ठीक है। अगले और एक और पॉइंट है कि गंधक युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो ये भी पॉइंट थे कुछ। अगला पॉइंट है कि भारत की 3 चाय के शीर्ष उत्पादक जो राज्य वो कौन से? जैसे असम में 50% उत्पादन होता है, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर आपके तमिलनाडु में, और दक्षिण भारत का अकेला अग्रणी राज्य है। यहाँ पर अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि असम में ब्रह्मपुत्र एवं सूरमा नदी घाटी में चाय की खेती की जाती है। तो असम में जहाँ पर चाय की खेती की जाती है तो वो आपके ब्रह्मपुत्र के एवं सूरमा नदी घाटी में की जाती है। और विश्व के 3 शीर्ष चाय उत्पादक देश कौन से? सबसे ज़्यादा अगर चाय उत्पादन में चीन है, फिर भारत, फिर केन्या। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है, फिर भारत में, फिर केन्या में आपके चाय का उत्पादन। अब बात करते हैं कि विश्व में शीर्ष 3 चाय निर्यातक देश उत्पादन तो करते हैं लेकिन निर्यात सबसे ज़्यादा कौन करता है? केन्या करता है, फिर फिर चीन और श्रीलंका। यानी भारत में चाय की खेती की जाती है लेकिन चाय की जो आपूर्ति वो भारत में ही इतनी हो पाती है लेकिन उसे निर्यात नहीं कर पाते। तो यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका में चाय की निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं कहवा एवं कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि कहवा अथवा कॉफ़ी का मूल स्थान अमेजन नदी घाटी में होता है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी फसल की उत्पत्ति का जो स्थान है, मूल स्थान कहाँ पर है? जैसे कि कहवा की बात करें तो कहवा अमेजन नदी घाटी में यानी ब्राज़ील की प्रमुख उत्पत्ति का मूल स्थान है। और बात करें भारत में 17वीं शताब्दी में अरब क्षेत्र से लाकर दक्षिण भारत में बाबा बूडन की पहाड़ी पर लगाए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि कहवा का बीज भारत में कौन लाया था? तो याद रखना है कि बाबा बूडन ने ही, और बाबा बूडन पहाड़ी पर यानी जो बाबा बूडन लाए थे और उसी के नाम पर, उनके नाम पर ही बाबा बूडन की पहाड़ी पर लगाया गया था, जिसे उसी पहाड़ी का नाम दे दिया गया। कौन लाया था? बाबा बूडन। और अगले पॉइंट की बात करें तो कहवा की खेती दक्षिण भारत की पर्वतीय ढालों पर तक ही सीमित है, कर्नाटक में। तो ये जो आपको बता दें कि जो बाबा बूडन की पहाड़ी है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, केरल एवं तमिलनाडु में सर्वाधिक उत्पादन 68% और फिर केरल में होता है। यानी कहवा की खेती दक्षिण भारत की पर्वतीय ढालों तक ही सीमित है, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में, इन्हीं 3 राज्यों में की जाती है। सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में 68% और फिर इसके बाद केरल में, फिर इसके बाद आपकी तमिलनाडु में। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपके कर्नाटक है, फिर आपके केरल, फिर आपके तमिलनाडु, यानी सबसे ज़्यादा 68% इसमें, फिर इसके बाद इसमें, फिर आपके तमिलनाडु में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है कि कहवा की कुल 5 किस्में होती है और भारत में केवल अरेबिका यानी 68% क्षेत्रफल पर रोबस्टा की खेती की जाती है। ठीक है, 5 किस्में हैं लेकिन 68% जो है वो आपकी अरेबिका की खेती की जाती है तथा रोबस्टा खेती की जाती है। 2 ही फसलों का उत्पादन होता है यहाँ पर। तो अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर है कि जो कहवा की शीर्ष उत्पादन में 3 जो देश हैं वो कौन से? सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में, फिर वियतनाम में, फिर इंडोनेशिया में। तो ये आपको तीनों ये देश याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन में विश्व में ब्राज़ील है, फिर वियतनाम, फिर इंडोनेशिया। दूसरा पॉइंट है चाय के पौधे से 1 वर्ष में 3 बार पत्तियाँ चुनी जाती हैं और परंतु कॉफ़ी का पौधा 4 वर्ष में 1 बार कली देता है। तो ये भी आपको याद रखना है जानकारी के रूप में। अगले
हम फसल के बारे में बात करें तो अगली फसल जो व्यापारिक फसल है वो आपकी तंबाकू है। तंबाकू बारे में जान लेते हो तो पहला पॉइंट है कि तंबाकू का मूल स्थान अभिजन नदी घाटी में होता है, जो कहवा का है वही स्थान तंबाकू का है। दूसरा पॉइंट है कि तंबाकू की दो किस्में पाई जाती हैं। आपकी पहली है कि निकोटियाना टोबेकम, जो तंबाकू की इस किस्म को भारत में उगाया जाता है, और दूसरी है रस्टिका। ठीक है, जो आपकी निकोटियाना जो टोबेकम है यही एक भारत में फसल उगाई जाती है। अगले पॉइंट की बात करें कि सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में जहांगीर के काल में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि तंबाकू की खेती भारत में कौन लाया था? जहांगीर के शासन में पुर्तगाली ही यहाँ पर खेती करना सिखाया था। किसकी? तंबाकू की। और बात करते हैं भारत के दो शीर्ष तंबाकू उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो वो आपके वो आंध्र प्रदेश है और उसके बाद गुजरात है। तो ये भी पॉइंट क्लियर कि सबसे ज़्यादा उत्पादन तंबाकू का भारत में आंध्र प्रदेश करता है, फिर इसके बाद गुजरात करता है। इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जूट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे विश्व में तंबाकू उत्पादन में उपभोक्ता कौन कौन से देश है, तो आपके विश्व में सर्वाधिक चीन है, फिर और भारत है। तो ये भी पॉइंट क्लियर। जूट के बारे में जान लेते हैं। तो जूट के बारे में पहला पॉइंट बन रहा कौन सा बन रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जूट के बारे में जानते हैं। जूट का पहला पॉइंट है कि जूट एक रेशेदार फसल है। दूसरा पॉइंट है कि भारत का 70% जूट पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की जूट उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा को जूट उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं किया जाता है डेल्टा क्षेत्र में, और विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन में बांग्लादेश में किया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो ये पॉइंट कुछ आपने हमारे साथ व्यापारिक फसलों के बारे में जाने। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।